एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग सेट्स का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 2 तक हमने बेसिक वेन डायग्राम्स सीख लिए थे, किस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन वर्क करता है वो हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट आज हमें एल्जेब्रा ऑफ सेट्स करना है। तो एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में फर्स्ट लॉ है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में हम किसी एक सेट का उसके खुद ही के साथ, द सेट इटसेल्फ के साथ ही यूनियन और इंटरसेक्शन देखना होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए, यूनियन का क्या मतलब होता है, हमें जो किसी भी दो सेट्स पे अगर यूनियन लगा दिया जाए तो हमें उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंसिडर करने होते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन ए दिया है, यानी ए सेट के ही एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। तो ए सेट को आप 2 बार लिखो, इससे अच्छा उसे एक ही बार लिखा जाए। तो ए यूनियन ए हमारे पास ए ही होता है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स लेना। तो ए और ए सेट में कॉमन एलिमेंट्स ए के ही होंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होगा, ए। तो इस तरीके से ये यूनियन और इंटरसेक्शन लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेट इटसेल्फ पे ही यूनियन और इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो डायरेक्टली उसी सेट को रेफ़र किया जाता है। सेकंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसमें फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई, तो यूनियन का मतलब होता है हमें जो भी दो सेट्स हैं यहाँ पे, जैसे ए और फाई, इन दोनों के एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। तो ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें हमें फाई के एलिमेंट्स ऐड करने हैं। बट फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, फाई इज़ एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट यानी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो ए यूनियन फाई इज ए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करना। तो हमें ए और यूनिवर्सल के कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो अगर वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, और सपोज ये सर्कल ए का है, तो ए के एलिमेंट्स को मैं ऐसे डॉटेड कर रहा हूँ। और यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रेक्टेंगल, ये जो भी शेडेड पोर्शन है ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, जो डॉटेड पोर्शन है और जो शेडेड पोर्शन है उसका कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ये ए का ही सर्कल आ जाएगा पूरा। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल हमारे पास क्या होता है, ए होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे सोचो कि यूनिवर्सल का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स उनका इंटरसेक्शन लेना है ए के एलिमेंट्स के साथ, तो ऑब्वियसली ए के ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ए यूनियन फाई इज ए, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज ए। ऐसे ही अगर मैं ए और फाई का इंटरसेक्शन लूँ, ए इंटरसेक्शन फाई, इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करना। अब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उन कुछ एलिमेंट्स का एम्प्टी के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, एम्प्टी के साथ कॉमन पार्ट देखूँ, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फाई। ऐसे ही ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे और यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑब्वियसली यूनियन करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल, सारे की सारे एलिमेंट्स हमें कंसिडर करने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये था आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोग थर्ड फोर्थ मैथ से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता था, ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो आप 1 में 2 ऐड करें या 2 में 1 ऐड करें, दोनों सेम ही आंसर देता है, इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऐसे ही यूनियन के साथ है हमारे पास। तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। तो ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी। तो मैं पहले ए सेट के एलिमेंट्स कंसिडर करूं, उनका यूनियन बी के साथ लूं, या पहले बी सेट के एलिमेंट्स कंसिडर करूं, उनका यूनियन ए के साथ लूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए A यूनियन B इज़ B यूनियन A। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन को कंसिडर किया जाए, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है, A और B का कॉमन रीजन। तो A और B का कॉमन रीजन ये वाला पोर्शन आ जाता है। तो अगर मैं A और B का कॉमन रीजन बोलूँ या B और A का कॉमन रीजन, दोनों चीज़ें सेम आएंगी, इसलिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव, दोनों ही कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव के बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ हमेशा क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। जैसे एडिशन में अगर देखा जाए तो A प्लस B प्लस C में ऐसे मैं B और C को साथ में एसोसिएट कर दूं, या फिर पहले मैं A और B को एसोसिएट कर दूं, उनको C के साथ ऐड किया जाए, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम ही आती है, हमें पता है। तो एसोसिएट करने से ही इसे एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। यहाँ पे B और C को एसोसिएट किया गया और यहाँ पे A और B को साथ में एसोसिएट किया गया, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ है। तो अगर हम 3 सेट्स पे यूनियन को कंसिडर करें, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी है A यूनियन B, इसमें A और B को एसोसिएट किया गया, फिर C के साथ यूनियन लिया गया। तो A यूनियन B का क्या मतलब होता है, A और B के सारे एलिमेंट्स मुझे कंसिडर करने होंगे। फिर हो गया C के साथ यूनियन, A और B के सारे एलिमेंट्स कंसिडर किए, फिर C के साथ यूनियन लिया, यानी उसमें C के एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए। और अगर मैं इस तरीके से लिखूं B यूनियन C को एसोसिएट किया जाए, तो पहले क्या होगा, B यूनियन C के एलिमेंट्स मैंने कंसिडर किए, तो दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, उसका A के साथ, यानी उसमें A के एलिमेंट्स भी ऐड हो गए। तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका मतलब हो गया कि A B और C तीनों के एलिमेंट्स, और जो राइट हैंड साइड है उसका मतलब भी क्या हो गया, A B और C तीनों के एलिमेंट्स। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो ये लॉ जो है यहाँ पे वैलिड है। अगर मैं इसका पोर्शन शेड करना चाहूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से 3 हमें सेट्स कंसिडर करने होंगे। रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है, A यूनियन B का मतलब A B और C, इन तीनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमें कंसिडर करने हैं। तो मैं इस तरीके से डॉटेड पोर्शन से मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो सारे रीजन्स हैं हमारे पास वो इस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे की सारे रीजन्स जो हैं A B और C के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा A यूनियन B यूनियन C हो जाएगा। इसमें मैंने कहीं पे भी किसी को एसोसिएट नहीं किया है, आप किन्हीं भी दो को एसोसिएट कर दो, आंसर जो है सेम ही रहने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से जो एसोसिएटिव लॉ है वो इंटरसेक्शन में भी वैलिड होता है। ठीक है, इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, यानी A और B का कॉमन रीजन, A और B का कॉमन रीजन मिल जाएगा पहले, फिर C के साथ इंटरसेक्शन। तो अब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ A B और C इन तीनों का कॉमन रीजन। तो इन तीनों का कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो मैंने यहाँ पे किसी को एसोसिएट नहीं किया, आप किन्हीं भी दो को एसोसिएट कर लो, आंसर जो है सेम ही होगा। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फर्स्ट होता था हमेशा कम्यूटेटिव, फिर हमारे पास एसोसिएटिव, नेक्स्ट थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव देखो किस तरीके से काम करता है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, A इंटू B प्लस C अगर हमारे पास लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं A इंटू B प्लस A इंटू C। किस तरीके से वर्क हुआ, पहले मैंने A और B के साथ ये वाला सिंबल लगाया, फिर जो बीच में यहाँ पे सिंबल लगा होता है वो यहाँ बीच में आया, फिर उसके बाद A इंटू C हो जाएगा, A इंटू C। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिखा है, तो पहले क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर मैंने लिखा, अगर मैं ऊपर वाले लॉजिक से लिखूँ तो A इंटू B किया था पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा A यूनियन B,
और बीच में कौन सा सिंबल आएगा, जो बी और सी के बीच में लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी। तो इस तरीके से हम ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं। अब इनका प्रूफ देख लेते हैं एक बार हम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। तो ये सेट्स कंसिडर किए, अगर ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी, सब में हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है एसोसिएट किया हुआ है, तो मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी बना लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। बी जो है ये रेड वाला सर्कल है और सी जो है ये ग्रीन वाला सर्कल। तो इनका जो कॉमन पोर्शन है वो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, बी और सी का कॉमन पोर्शन। अब ए के साथ इसका यूनियन लेना है। ए के साथ यूनियन लेने का क्या मतलब है, अब ए के साथ ए का सर्कल हमें कंप्लीट कलर करना है, ये वाली चीज़, और साथ में ए का सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये वाली चीज़ तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे शेड कर दी, और साथ में ए का कंप्लीट, तो ये ए का रीजन है हमारा, ये कंप्लीट करना है हमें। तो जो शेडेड पोर्शन बन गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में फर्स्ट हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंप्लीटली शेड करो। तो ए का सर्कल कंप्लीटली शेड किया, ऐसे ही बी का सर्कल भी कंप्लीटली शेड कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। उसमें सेकंड पार्ट है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी के सर्कल्स को शेड करना। तो ये ए का सर्कल हो गया और ये सी का सर्कल भी कर दिया। तो ये हो गया ए यूनियन सी। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन। यानी ये जो थर्ड डायग्राम है और जो फोर्थ डायग्राम है, इसमें जो कॉमन पोर्शन है वो मुझे शेड करना है। तो आप कॉमन पोर्शन देखो क्या आ जाएगा। एक तो ये वाला जो रीजन है ये इन दोनों सर्कल्स में कलर्ड हुआ है, दोनों डायग्राम्स में कलर्ड हुआ है। उसके अलावा आप देखो ए जो है इन दोनों डायग्राम्स में कम्प्लीटली कलर्ड है, तो ये रीजन भी कॉमन में आ जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा, एक तो ए कम्प्लीटली कलर्ड है, प्लस ये वाला जो छोटा पोर्शन है ये भी कम्प्लीटली कलर्ड है। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप देखो जो सेकंड डायग्राम है वो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है और जो फिफ्थ वाला है वो राइट हैंड साइड को। ये तो ये दोनों सेम ही चीज़ है हमारे पास। तो इससे हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रूव हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग खुद से ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये किया जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो पहले हमने मार्किंग कर ली ए बी सी सेट्स की, सारे डायग्राम्स में मार्किंग कर ली। तो फर्स्ट डायग्राम में बी यूनियन सी शेड करना है, यानी बी और सी के सर्कल्स को कम्प्लीटली शेड करना है। तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ हमें कॉमन रीजन लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब ए के साथ कॉमन रीजन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका ए के साथ अगर कॉमन रीजन लूँ तो क्या आ जाता है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा प्लस ये वाला पोर्शन, देख सकते हैं ये दोनों पोर्शंस आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन रीजन। तो ए और बी का कॉमन रीजन जो है वो ये पोर्शन हो जाएगा। साथ ही में देखा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी का कॉमन रीजन वो ये हो जाएगा। अब यूनियन, तो थर्ड और फोर्थ डायग्राम का यूनियन लेना है, यानी जो भी चीज़ शेड हो रही है उन दोनों को शेड करना है।
तो उन दोनों को शेड किया तो देखो ये वाला कंप्लीट रीजन शेड हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो आप देखोगे तो ये जो सेकंड और जो फिफ्थ डायग्राम है वो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारी सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। वो अब तक जो लॉस हमने पढ़े वो सारे के सारे एलिमेंट्री थे, बड़े ही आसान थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। थ्रू आउट सेट्स, फिर आगे परम्यूटेशंस, फिर उसके आगे प्रोबेबिलिटी, सब में आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ काम आएगा। तो फर्स्ट लॉ हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स जो है पढ़ लिया था। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है, हमें इसे प्रूव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। पहले मैंने सारे डायग्राम से मार्किंग कर लेता हूँ ए और बी की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में अगर मैंने ए यूनियन बी शेड किया तो इन दोनों सर्कल्स का कंप्लीट रीजन, इंटीरियर रीजन जो है शेड हो जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड करना होता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो ऐसे ही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा रेक्टेंगल का रीजन शेड करना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन जो भी सर्कल्स के एक्सटीरियर में है और रेक्टेंगल के अंदर है। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए के सर्कल के बाहर सब कुछ शेड करना है। तो ए के सर्कल के बाहर अगर हमने सब कुछ शेड किया तो देखो ये वाला पोर्शन जो है कम्प्लीटली शेड हो जाएगा। फिर ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट शेड करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, मतलब बी के सर्कल के बाहर सब कुछ शेड करना है। तो बी के सर्कल के बाहर सब कुछ हमने शेड कर दिया। अब क्या करना है, हमें इन थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन रीजन। तो इन दोनों डायग्राम्स में जो कॉमन पोर्शन शेड है वो देखो क्या आ जाता है हमारे पास, ये जो एक्सटीरियर रीजन है दोनों डायग्राम्स में जो कॉमन रीजन शेड है वो ये होगा। तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे तो ये जो सेकंड डायग्राम है और जो फिफ्थ डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ जो है प्रूव हो जाता है। ऐसे ही सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करते हैं। तो वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सारे की सारे डायग्राम्स पे जो है मार्किंग कर लेते हैं ए और बी की। तो फर्स्ट डायग्राम में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी शेड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन रीजन। तो ये जो इंटीरियर पोर्शन है ये ए और बी का कॉमन रीजन हो जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी जो फर्स्ट डायग्राम शेड किया है उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड हो जाएगा। तो उस पोर्शन को छोड़ के अगर बाकी सब कुछ शेड करेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो थर्ड में हम ए कॉम्प्लीमेंट मार्क कर लेते हैं और फोर्थ में बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सर्कल के एक्सटीरियर में जो भी चीज़ होगी वो शेड हो जाएगी। ए के सर्कल के
एक्सटीरियर में, तो ये पोर्शन आ गया। और बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के सर्कल के एक्सटीरियर में जो भी पोर्शन होगा वो शेड हो जाएगा। अब हमें राइट हैंड साइड पे जो है इस थर्ड और फोर्थ का यूनियन दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का जो रीजन है वो शेड करना है, थर्ड और फोर्थ दोनों का रीजन जो है अब हमें शेड करना है। तो दोनों में जो रीजन शेड हुआ है वो हमें शेड करना है। तो वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारे पास। ये जो मिडल वाला पोर्शन है, ये जो मिडल वाला पोर्शन है वो दोनों ही डायग्राम में शेड नहीं था, दोनों ही डायग्राम में शेड नहीं था, तो हमने फाइनल डायग्राम में भी शेड नहीं किया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप देखो तो सेकंड डायग्राम और फिफ्थ डायग्राम में सेम पोर्शन शेड हुआ है, तो हमारा सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो देखो ये तो हो गया प्रूव, बट हमें जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होगा। तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझो कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है उसे इंटरसेक्शन मान लो, ठीक है। इन जनरल ऐसा होता नहीं है, ये बस याद करने के लिए है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ऐसे ही इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या, यूनियन। अगर ये चीज़ हमने मान ली कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो देखो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो क्या करो, एक एक करके सबका कॉम्प्लीमेंट ले लो। पहले ले लो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश आ गया। फिर यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या याद किया है, इंटरसेक्शन, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया इंटरसेक्शन। देन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो भी एलिमेंट्स अंदर थे हमने सबका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो एक एक करके हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या याद किया हमने, यूनियन। फिर क्या है थर्ड एलिमेंट बी, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो इस तरीके से दोनों डी मॉर्गन्स लॉ याद हो जाता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, x इंटरसेक्शन y यूनियन x होल कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है y यूनियन x होल कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ मेंशन्ड है क्वेश्चन में। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये होता है y कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, देन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा अब, x इंटरसेक्शन, और इसके जगह लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम लोग ऐसे लिख देंगे y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले इन दोनों को लिखा जाएगा साथ में, फिर ये जो बीच में सिंबल होता है वो आ जाता है, फिर x के साथ ये थर्ड वाला एलिमेंट x डैश एसोसिएट कर देंगे। तो ये बन गया x इंटरसेक्शन x डैश। तो x इंटरसेक्शन x डैश, a इंटरसेक्शन a डैश, a और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है a को छोड़ के सब कुछ। तो a और a को छोड़ के सब कुछ का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये फाई आ जाएगा। तो x इंटरसेक्शन y डैश का इंटरसेक्शन लेना है हमें फाई के साथ, ठीक है, फाई के साथ। और मैंने आपको बताया कि फाई जो है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का किसी के भी साथ अगर आपने इंटरसेक्शन लिया, एम्प्टी सेट का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी कोई कॉमन रीजन नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सी। इसे हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे। तो वेन डायग्राम में देखो, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ सेट्स, ये सेट x हो गया, ये सेट y हो गया।
तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y यूनियन x का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन y यूनियन x को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास y यूनियन b को छोड़ के बाकी सारा रीजन, तो ये हो गया y यूनियन x का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें विद x, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है विद x। तो ये जो डॉटेड पोर्शन मैं बना रहा हूँ ये हो गया x। इन दोनों का जो डॉटेड पोर्शन है और जो शेडेड रीजन है इसका हमें कॉमन रीजन देखना है। तो जो शेडेड रीजन है वो x के सर्कल के बाहर का है और जो डॉटेड रीजन है वो x के सर्कल के अंदर है। तो इन दोनों का कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, नो कॉमन रीजन। तो आंसर क्या आ गया, फाई, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ A एंड B आर टू सेट्स देन A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने लगाया, तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या याद करने को कहा है, यूनियन, और फिर हम लोग सेकेंड एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी डैश। तो क्वेश्चन कैसा बन गया है, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो ये बनता है, पहले ये दो एलिमेंट्स एसोसिएट हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर जो बीच में सिंबल आएगा वो आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट पहले ये दो एसोसिएट हुए, फिर ये दो। तो इस तरीके से लिख लिया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, फाई। ठीक है, फाई। अब फाई का किसी के भी साथ यूनियन लेना, फाई होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हम लोग सेकंड सेट में ऐड कर देंगे, तो कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो फाई के साथ यूनियन लेने का कोई मतलब नहीं होता। ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसी को अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहें तो देखो कैसे बनता है। ए और बी के सर्कल्स ड्रॉ किए, तो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए और बी के कॉमन रीजन को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड करना है। तो कॉमन रीजन को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड करना है, तो कंप्लीट ये पोर्शन आ जाएगा हमारे पास। बस वो इंटीरियर वाला जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो रह जाएगा। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है विद ए, यानी ए के सर्कल के साथ। तो ए का सर्कल मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो ये जो बोल्ड सर्कल है उसके अंदर जो भी शेडेड रीजन है, इसके अंदर जो भी शेडेड रीजन है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस ए के सर्कल के अंदर जो शेडेड रीजन वाला पोर्शन है वो केवल इतना सा है। तो जब हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे, ए माइनस बी हम देख रहे थे, तो हम लोगों ने 3 रीजन्स मार्क करे थे। ये जो शेडेड रीजन है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच वाला रीजन है वो होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो थर्ड रीजन है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला रीजन आ गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इस तरीके से दिया हुआ है। तो a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो जब हम लोगों ने ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फर्स्ट रीजन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, a माइनस बी को, और ये जो मैंने इधर शेड किया है ये कौन सा रीजन है, b माइनस ए का। अब क्वेश्चन में इन दोनों का यूनियन पूछा है, इन दोनों का यूनियन पूछा मतलब जो शेडेड रीजन है उसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि
फर्स्ट पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए माइनस बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो थर्ड पोर्शन है इसे हम लोग लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अगर डायग्राम से देखा जाए तो ए यूनियन बी अगर हमसे पूछा होता तो वो क्या था, मैं केवल ये कॉमन वाला रीजन और ऐड कर देता। तो ये कॉमन वाला रीजन अगर मैंने ए यूनियन बी में से हटा दिया तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सीधे से याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो ये शेडेड रीजन हमें निकालना है, तो हम लोग इसी का वेन डायग्राम एक बार एनलार्ज करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रीजन है ये हमें दिया हुआ है, सर ये जो बी सेट है राइट साइड में दिया है और सी सेट लेफ्ट में दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शंस को अगर एक बार देखा जाए तो ये जो डी ऑप्शन है मैं इसे चेक करना चाहूँगा क्या ये हमारा आंसर है। तो ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए का पूरा रीजन हम लोग शेड कर देते हैं, ये हो गया ए का पूरा रीजन। और बी यूनियन सी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बी और सी का सारा रीजन। तो बी और सी का जो सारा रीजन है इस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉटेड कर दिया है। तो ए में से ये जो डॉटेड रीजन वाला पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ए में से, ए के सर्कल में से अगर डॉटेड रीजन हटा दिए तो केवल ये वाला रीजन रह जाएगा, और यही रीजन क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए माइनस बी यूनियन सी। ऐसे एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन चेक करते तो ऑब्वियसली हम लोग डी ऑप्शन पे आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसे सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट हम लोग ए यूनियन बी डैश को सॉल्व करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर प्रोसीड किया जाए तो हो सकता है ये क्वेश्चन हमारे पास और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए, तो पहले हम लोग वेन डायग्राम्स के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के सर्कल को छोड़ के उसके बाहर वाला रीजन। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए के बाहर का रीजन जो बी के साथ कॉमन है, ए के बाहर का रीजन जो बी के साथ कॉमन है, तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। ए के बाहर है और बी के अंदर, तो ये वाला रीजन आ जाता है। अब इन दोनों के बीच क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, यूनियन, इन दोनों के बीच यूनियन। तो जो फर्स्ट वाला शेडेड रीजन है प्लस जो सेकंड वाला शेडेड रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ए और फर्स्ट और सेकंड डायग्राम दोनों का जो शेडेड रीजन है वो हमें बनाना है। तो ये इस तरीके से, ये पहले तो मैंने बना दिया फर्स्ट डायग्राम का शेडेड रीजन, इसमें ये वाला डायग्राम और शेड हो गया है। तो अब ये रीजन हमारे पास किस तरीके से है कि ए का सर्कल जो है उसे छोड़ के सब कुछ शेड हो गया है, ए के सर्कल को छोड़ के। तो ए के सर्कल को छोड़ के सब कुछ शेड हो गया है, तो ए के सर्कल को छोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ए डैश। तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए डैश। तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि कहाँ पे वेन डायग्राम्स हमें यूज़ करने चाहिए और कहाँ पे हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ये ज़रूर हमें सीखना है। तो ये वेन डायग्राम से बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो जाता है।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, ऐसे कुछ ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 अप टिल 17। एक सेट बी दिया है 2 4 से 18। ए जो है ऑड नंबर्स हैं कुछ 17 तक, और बी जो है इवन नंबर्स हैं 18 तक। ए ऑड है, बी इवन है, इसका क्या मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये जो हैं हमारे पास कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स ए और बी जो हैं डिसजॉइंट सेट्स होंगे, कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा, सर्कल्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। और ये यूनिवर्सल सेट जो है हमें नेचुरल नंबर के इक्वल दिया हुआ है, n इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश। A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश। A यूनियन B का क्या मतलब हो गया, A का इंटीरियर और B का इंटीरियर दोनों कंसिडर कर लिया जाए। तो अभी तक जो डायग्राम शेड है वो क्या हो गया, A यूनियन B। इसका B कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, यानी B के सर्कल के एक्सटीरियर में जो पोर्शन है उसके साथ कॉमन रीजन। तो B के एक्सटीरियर में देखो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये B के एक्सटीरियर रीजन जो है मैंने शेड कर दिया। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए, कॉमन शेडेड रीजन जो है A के अंदर का रीजन आ गया है। तो ये सब कुछ क्या लिखा है हमारे पास, A। और क्वेश्चन अब कौन सा पोर्शन रह गया है, A डैश के साथ यूनियन लेना है, A डैश के साथ यूनियन लेना है। तो A डैश और A का अगर मैं यूनियन लूँ तो ये देखो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। A और उसके बाहर का सब कुछ अगर इनका यूनियन लिया जाएगा तो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल। तो आंसर हमारा यूनिवर्सल होगा, और यूनिवर्सल यहाँ किसके इक्वल दिया है, नेचुरल के। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो बड़ा ही आसान हो गया था ये। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे वेन डायग्राम्स को यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with your friends and classmates, and don't forget to subscribe to this channel. Thank you.